बात करेंगे गुणनखंड की। गुणनखंड जो है वो कक्षा 8 की प्रश्नावली 12 में है और इस प्रश्नावली के बारे में आज अपन विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन गुणनखंड के बारे में जाने उससे पहले अपने पास एक संख्या आती है अभाज्य संख्या, क्योंकि इस प्रश्नावली में अपने को अभाज्य गुणनखंड पढ़ने हैं और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होगी तभी अपन उन सब चीजों को कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो हेडिंग है अपनी वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे धनात्मक पूर्णांक होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड। या अपन ये कहें कि ऐसी संख्या जिनमें एक का और खुद का दोनों का भाग जाए वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो अपन लिखें वे धनात्मक पूर्णांक, वे धनात्मक पूर्णांक जिनके जिनके केवल केवल और केवल केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने दो ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या अपन ये कहें कि वे संख्याएं जो एक से और खुद से दोनों से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रम जो है, एक पद जो है वो नया आया है उस, और जो नया पद है वो है गुणनखंड। अब अपन ये कहें कि गुणनखंड किसे कहते हैं? तो कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड वे सभी संख्या होती हैं जो उसे पूर्णतः विभाजित कर दें। जैसे मान लीजिएगा अपने पास एक संख्या है 12। ठीक है। अब 12 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं? 12 को अपन लिख सकते हैं 1 गुणा 12 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, इसको 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। अब रिपीटेशन की बात करें तो 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं और 12 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो 12 को अपन इतने तरीकों से लिख सकते हैं। अब देखो 12 में 1 का जो भाग वो पूरा पूरा हो जाता है, 12 में 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 12 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो उसे पूर्णतः विभाजित कर दे। या इसकी अपन दूसरी परिभाषा की बात करें तो किसी भी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्या होती हैं जिन्हें अपन छोटे छोटे गुणनखंड के रूप में उनको लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 के गुणनखंडों की अपन बात करें तो 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड अपने पास आ गए 1 2 3 4 6 और 12। ये 12 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब ये तो है 12 के गुणनखंड। अब एक नाम हो रहा है अभाज्य गुणनखंड। कौन सा आता है? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो अपन उसकी बात करें तो सबसे पहले तो अपने बात की अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं या वे धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अपन बात करें अभाज्य संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले अपन देखो यहाँ पे लिखते हैं संख्या। क्या लिखते हैं? संख्या। उसके बाद में लिखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड। उसके बाद में अपन लिखेंगे भाज्य है या अभाज्य, भाज्य है या अभाज्य। लिखो मत भाज्य या अभाज्य। देखो सबसे पहले अपन संख्या की बात करें 1 की। किसकी बात करें? 1 की। तो 1 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 1। अब जो 1 है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही
अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या हो उसके लिए उसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? दो। और जो भाज्य संख्या होती है उनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो एक का केवल एक ही गुणनखंड है, तो ये न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद में अपन बात करें दो की। ठीक है, दो दो में किस किसका भाग जाता है? दो में एक तो एक का भाग जाता है और दो में दो का भी भाग जाता है पूरा पूरा। तो यहाँ पे देखो एक का भाग जाता है और किसका जाता है? दो का। इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? दो। और अभी अपन ने क्या लिखा है? वे धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। इसके बाद में अपन बात करें तीन की। तो तीन की बात करें तो तीन में एक का भाग जाता है, एक का। इसके अलावा किसका भाग जाता है? तीन का। एक किसी भी संख्या में खुद का भाग तो जाता ही जाता है, तो इसमें तीन में एक का भाग जाता है और तीन का जाता है। इसके अलावा किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो ये भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य संख्या है। इसके आगे अपन बात करें चार की। चार की अपन बात करें तो चार में देखो एक का भाग जाता है भाई, चार में एक का भाग जाता है, चार में दो का भाग भी जाता है और चार में चार का भाग भी जाता है। इनका जाता है तो चार में एक का, दो का और चार का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो इनके गुणनखंड कितने हो गए? तीन हो गए ना। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? तीन। तो तीन गुणनखंड हो गए तो दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो ये कैसी संख्या है? अब ये अभाज्य संख्या नहीं है, अब ये हो गई भाज्य संख्या। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। आगे अपन बात करें पांच की। तो पांच में भाग जाता है एक का और पांच का। ठीक है, तो केवल कितने गुणनखंड है? दो। तो वापस से कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से यदि किसी संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं तो वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। और या उस संख्या में एक का और खुद का भाग दे तो कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। और यदि दो से ज्यादा गुणनखंड हो तो संख्या कैसी कहलाती है? भाज्य। एक जो है वो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो यहां से अपने सारणी से देखें तो जो दो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो कैसी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और दो एक सम संख्या भी है, तो अपन ये कह सकते हैं कि दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तीन की। तो तीन जो है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तीन कैसी है? विषम अभाज्य संख्या। तो अपन एक दो पॉइंट में लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। दो सबसे छोटी, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तीन जो है, तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या। दो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन एकमात्र सम संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। तीन जो है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब अपन एक से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को देखिए। एक से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करें तो एक से 25 तक, एक से 25 तक, एक से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 9। एक से 25 तक कितनी होती है? मैं पूरा लिखूं, एक से 25 तक अभाज्य संख्या। एक से 25 तक अभाज्य संख्या, एक से 25 तक अभाज्य संख्या होती है 9। फिर एक से 50 की बात करें तो एक से 50 तक
अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है 15। ठीक है, फिर बात करें 1 से 75 तक। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या। 1 से 75 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो होती है 21। ठीक है, और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जब अपन गिनती लिखते हैं तो उसमें जो अभाज्य संख्या होती है उनकी संख्या होती है 25। ठीक है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 9। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या की बात करें तो 15। 1 से 75 तक 21 और 1 से 100 तक 25। देखो गिन करके देखें, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद में 11, फिर 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 है, 23 के बाद में बताओ देखिए, 23 के बाद में 29, 27 में जो है 27 जो है उसमें 1 का भी भाग जाता है, उसमें 3 का भी जाता है, उसमें 9 का भी जाता है, उसमें 27 का भी जाता है। तो इस प्रकार से अपन अभाज्य संख्याओं को गिन सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करें, अब भाज्य संख्याओं की बाद में बात करें अपन, तो भाज्य संख्याओं की, किसकी बात करें? भाज्य संख्याओं की। इसके आगे अपन बात करें भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या क्या होती है? वे धनात्मक पूर्णांक जिनके 2 से ज्यादा क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याओं को अपन संयुक्त संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अपन लिखें भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। वे धनात्मक पूर्णांक, वे धनात्मक पूर्णांक, वे धनात्मक पूर्णांक जिनके जिनके 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे धनात्मक पूर्णांक जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या अपन ये कहें कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से ज्यादा संख्या को पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। तो अब देखो 4 जो है, 4 के अपन गुणनखंड देखें तो 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 4 का। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो 4 जो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, अभी अपन ने देखा था 2 जो है वो सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, 3 जो है वो सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या है, 4 जो है वो सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इंग्लिश में लिखें सबसे 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या। 4 जो है वो सबसे छोटी क्या है? समभाज्य संख्या है। इसके आगे अपन बात करें तो 9 जो है वो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब अपन 1 से 25 तक की भाज्य संख्या लिखें, उनकी संख्या कितनी होगी? फिर 1 से 50 तक की कुल संख्या कितनी है? अपन लिखें 1 से 25 तक भाज्य संख्या। 1 से 25 तक भाज्य संख्या। तो 1 से 25 तक जो भाज्य संख्या है उनकी जो कुल संख्या है वो होती है 15। तो कितनी होती है? 15। फिर 1 से 50, 1 से 50 तक भाज्य
संख्या। 1 से 50 तक जो भाज्य संख्या होती है वो होती है आपके 34। कितनी आती है? 34। फिर अपन लिखे 1 से 75 तक भाज्य संख्या। 1 से 75 तक जो भाज्य संख्या होती है उनकी संख्या होती है 53। कितनी होती है? 53। ठीक है। और 1 से 100 तक की अपन बात करें, 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 74। कितनी होती है? 74। इस प्रकार से अपने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके आगे अपन बात करें तो अपना जो मुख्य उद्देश्य है गुणनखंड का, तो अपन बात करें अभाज्य गुणनखंड की। किसकी बात करें? अभाज्य गुणनखंड की। तो अभी अपन समझते हैं उसके बारे में। अभाज्य गुणनखंड देखो, पहले अपन बात करते हैं गुणनखंड की कि वह गुणनखंड क्या होते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। तो गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ठीक है। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड वो सारी संख्या होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतः क्या कर देती हैं? विभाजित कर देती हैं। अपन लिखें किसी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। तो वो सारी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं उस संख्या क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती हैं। अपना एग्जाम्पल की बात करें, देखो 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड, 12 में 1 का भाग जाता है, ठीक है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है और 12 का भाग भी जाता है। तो 1 2 3 4 6 ये इस संख्या 12 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ठीक है। इसी प्रकार अपन दूसरा एग्जांपल लें, मान लीजिएगा अपने पास है 18, 18 के गुणनखंड। तो 18 देखो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 2 के भाग जाता है 18। उसके बाद में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग कितने बार जाता है? 6 बार। तो 6 के बाद कितनी बार आएगा? 3 बार। तो 3 के बाद में 6, फिर 9, 9 के बाद में 18। तो 1 2 3 6 9 18, ये 18 क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। इस प्रकार अपन गुणनखंड किसी भी संख्या के अपन गुणनखंड लिख सकते हैं। अब देखो कोई भी संख्या है, देखो यहाँ पे कोई भी संख्या है उसका सबसे छोटा गुणनखंड होता है वो कितना होता है? हमेशा 1। और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वो संख्या के बराबर ही होता है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 12। यहाँ पे सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 18। और सबसे छोटे गुणनखंड क्या होते हैं? 1। तो अपन लिखे किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कितना होता है? 1। और सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वो सम संख्या होती है तथा सबसे बड़ा गुणनखंड तथा सबसे बड़ा गुणनखंड सम संख्या ही होती है। सबसे बड़ा गुणनखंड सम संख्या ही होती है। ठीक है। अब इसके आगे अपन बात, ये तो बात होगी गुणनखंड की। अब देखो यहां से अपन ने गुणनखंड कर ली। अब किसी भी संख्या के अपन क्या करें? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? उन किसी भी संख्या को अपन अभाज्य संख्याओं के पदों में लिखें
किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना ही क्या कहलाता है उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। देखो अपने यहाँ पे लिखे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों के रूप में, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना, अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना ही उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण की बात करें 8, अब 8 के देखो 8 के गुणनखंड की बात करें अपन, 8 के गुणनखंड तो 8 में किसका भाग जाता है, 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। तो 8 के गुणनखंड तो क्या हो गए 1 2 4 8। ठीक है, 8 के गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितने हो गए, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 4, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको पूछे कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो संख्या 3 1 2 3 4 5 6, तो संख्या कितनी है 6। और गुणनखंड पूछे तो ये सारे गुणनखंड है। यहाँ पे 8 के गुणनखंड पूछे तो 1 2 4 8 और गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितनी है 4। अब देखो इसके अपन करें अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड अब मैं यहाँ पे लिखूं 8 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको पदों के रूप में तोड़ कर लिखे अभाज्य पदों के रूप में। तो देखो यहाँ पे अपन लिखे 8 में किसका भाग जाता है 2 का, कितने बार गया है 4 बार, 4 में 2 का, 2 में 2, ये आ गया। देखो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। और 2 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ करके लिखना ही उस संख्या क्या कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि अब 8 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब अपने को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसको अपन जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं भाई, 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना। अब ये 2 की घात जो 3 है, अब जो घात है उसको अपन सीधा जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो घात 2 की घात 3 अकेला है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 3। कई बार यहाँ पे अलग अलग संख्या आएंगी, जैसे अपने एक एग्जाम्पल लें 24, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड 24 के 24 में 18 ले लेते हैं अपने आप 18 के अभाज्य गुणनखंड। 18 के अभाज्य गुणनखंड करें, देखो 18 किसका भाग जाएगा 2 का, 9 3 3 1, यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 18 की क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पे अपने ये लिख सकते हैं इसको 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 2 अकेला है और 3 कितने बार आ गया 2 बार। अब अपने से पूछे कि 18 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अपन यहाँ से सीधा ही बता सकते हैं 1 2 3, और यहाँ से करें अपन तो घातों के 2 और 1 3, तो अपन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 3। इस प्रकार से अपने को गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, बाद की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।